नमस्कार, मैं अपूर्वानंद कड़वी कॉफ़ी की इस नई कड़ी में आपके सामने हाज़िर हूँ। कड़वी कॉफ़ी आप में से जो लोग पहली बार सुन देख रहे होंगे या कुछ लोग पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि हम तीनों माध्यमों में इसे उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। आप सुन सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं और अब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो पहली बार कड़वी कॉफ़ी में प्रवेश कर रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ ये बतलाना चाहते हैं कि यह एक प्रयास है किसी भी विषय पर इत्मीनान से बात करने का। हम कोई राय जाहिर करने की हड़बड़ी में नहीं हैं, बल्कि हम किसी एक विषय को उसके हर नुक्ते से जांचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कोशिश समझने की है। इसलिए कुछ इत्मीनान से हम बात भी करते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप थोड़े धीरज से सुने, क्योंकि जनतंत्र सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, जनतंत्र सुनने की कला भी है। हम एक दूसरे को सुन सकें और सुनकर समझ सकें, और हो सकता है कि कुछ बातें हमारी समझ में ना आएँ और कई चीज़ों पर हमारा ऐतराज़ भी हो, लेकिन हम दूसरे के बिंदु को, दूसरे के विचार बिंदु को समझने की मेहनत कर पाएँ। कड़वी कॉफ़ी इसी कोशिश का नतीजा है और इसी का सिलसिला है। आज हमारे साथ अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं, वे कवि हैं। अगर कोई सिर्फ एक ही परिचय देना हो तो मैं यही कहना पसंद करूंगा कि वे कवि हैं। लेकिन वे कवि हैं, अनुवादक हैं, आलोचक हैं और सांस्कृतिक संगठनकर्ता हैं। मैं सांस्कृतिक संगठनकर्ता इसलिए कह रहा हूँ कि वह चाहे साहित्य हो या संगीत हो या रूपंकर कलाएं हों या दूसरी कलाएं हों, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, इन सारी कलाओं को वैचारिक रूप से संगठित करने का काम अशोक वाजपेयी तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा से करते आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वे भारतीय सांस्कृतिक संगठन करता हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठन करता है। और मैं उन्हें सिर्फ हिंदी के कवि या भारतीय कवि के रूप में भी उनका परिचय देना पसंद नहीं करूँगा, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि वे विश्व कविता के क्षेत्र में काम करते हैं। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वह है भारत और संस्कृति का रिश्ता। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से अगर कोई एक चिंता हावी रही है राजनीति पर, तो वह संस्कृति की चिंता है। यह कहा जा सकता है कि अभी जो राजनीति हो रही है वह एक प्रकार की सांस्कृतिक राजनीति है, और चूंकि सांस्कृतिक राजनीति है, लाजमी तौर पर वह स्मृति की राजनीति भी है। एक जद्दोजहद चल रही है यादों की और संस्कृतियों की समझ की। हमें ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि इन 10 वर्षों के पहले, जिसे हम भारतीय सांस्कृतिक चेतना कहते हैं, वह सोई हुई थी और इन 10 वर्षों में ही वह जगी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जिनकी उम्र 83 साल की हो गई और जो एक तरह से आज़ाद हिंदुस्तान के साथ ही बड़े हुए हैं और जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ाई की याददाश्त भी जिनके पास है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या यह भारतीय सांस्कृतिक चेतना की चिंता आपके इन 83 वर्षों में और होशो हवास के जितने भी साल हों उनमें क्या पहली बार आपको दिखलाई पड़ रही है, या इसका एक इतिहास है? और यह है क्या जिसको भारतीय सांस्कृतिक चिंता कहते हैं? देखिए, अव्वल तो इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता कि ये पिछले 10 वर्षों में भारतीय संस्कृति को लेकर कोई चेतना जागी है। अगर आप, कम से कम मैं अपने बचपन से जानता रहा हूँ कि उस ज़माने में, यानी 5वें 6वें दशक में
हमको ये पता था कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान भी अपनी सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखने, जगाए रखने, उसको पोसने के बहुत सारे प्रयत्न हुए थे, जिनमें कोई भी प्रयत्न, लगभग कोई भी प्रयत्न औपनिवेशिक सत्ता ने नहीं किया था। औपनिवेशिक सत्ता ने तो दो संस्थाएं बनाई, एक एशियाटिक सोसाइटी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा साहित्य, कलाओं में आखिर संस्कृति से तात्पर्य क्या है? संस्कृति के वैसे बहुत सारे रूप हैं, लेकिन उसका जो सबसे ठोस और सबसे दृश्य और सबसे सजीव रूप है वो तो साहित्य और कलाएं हैं, और कुछ धारणाएं हैं, उन पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो इन सब क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में मसलन हिंदी साहित्य सम्मेलन, असम साहित्य सभा, मराठी साहित्य सम्मेलन, इनमें से इनके अलावा मद्रास अकादमी, कला क्षेत्र, इप्टा, प्रगतिशील लेखक संघ, ये जो संस्थाएं थीं, प्रयाग संगीत समिति, ये सारे भारत में फैली हुई थी। और इन सब में इस बात का एक एहसास था कि हमको संस्कृति के कुछ रूप संरक्षित भी करने हैं, और हमको वो जो नई आधुनिकता विकसित हो रही है और जिसका साहित्य और कलाओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उसके साथ भी कुछ संवाद स्थापित करना। तो ये तो आज़ादी के पहले भी शुरू हो गया था। दूसरी ओर ध्यान दें कि महात्मा गांधी ने तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की परिकल्पना एक सांस्कृतिक संग्राम के रूप में की थी। राजनीति जिसका एक हिस्सा भर था, सत्ता परिवर्तन उसका एक हिस्सा भर था, लेकिन वो आप शब्दावली देखें, सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी, बुनियादी तालीम, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इत्यादि। तो जितने उनके मूल अवधारणात्मक शब्द हैं और उपकरण हैं, वो अपने आप में सांस्कृतिक है। तो एक तरह से तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृति के लिए जो चिंता थी वो आज़ादी से बहुत पहले शुरू हो गई थी। आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान में आखिर किन चीज़ों को से भारतीयता को परिभाषित किया गया, कहीं किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया। जो इधर उधर बहुत सारे पदों का और धारणाओं का इस्तेमाल है वो क्या है? हमारा संविधान भारत की अपार बहुलता का एहतराम करता है, चाहे वो भाषाई हो, चाहे जातिगत हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो। जितनी भी तरह की बहुलता भारत में है उसका एहतराम करता है संविधान। संविधान ये एक तरह से कर्तव्य निर्धारित करता है कि इस बहुलता का पोषण, संरक्षण सबका काम है, सिर्फ सत्ता का काम नहीं है या सिर्फ लोगों का काम नहीं है। ये वो एक तरह से लगभग निर्धारित करता है। उसमें जो मूल्य है, बुनियादी मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व। ये सब अपने मूल में सांस्कृतिक या आध्यात्मिक मूल्य है। ये अपने मूल में राजनीतिक मूल्य नहीं है। राजनीति में तो ये बाद में आए, और इनका जो हमारी अपनी परिस्थिति में और सारे संसार में भी इनका जो
जो रूप है वो बाद में राजनीतिक बना है। ये तो मूलतः तो ये संस्कृति की ही उपज है। तो अगर आप इस व्यापक उसमें देखें तो ये कहना कि ये पिछले 10 साल में कोई नई चेतना जागी है, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, ये तथ्यहीन है। मैं उस पर बाद में आता हूँ। अभी हम इस पर चलें कि हुआ क्या 1950 से शुरू हुए दशक में, यानी संविधान के बाद क्या हुआ। संविधान के बाद एक बात जो फिर हमारी परंपरा में थी ही कि राज्य को संस्कृति का संरक्षण भी करना चाहिए। राजे रजवाड़े अपने ढंग से करते थे, बल्कि आज़ादी के बाद क्योंकि राजे रजवाड़े सब खत्म होते गए और ख़त्म हो गए थोड़ी देर बाद और, तो बड़ा भारी संकट था शास्त्रीय कलाओं के लिए, विशेषतः शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य दोनों के लिए। और उस समय एक सरकारी संस्था आकाशवाणी, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक की शास्त्रीय संगीत बचे रहे और सजीव रहे और प्रचलित और प्रसारित हुए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका आकाशवाणी की। दूसरी तरफ अगर ये अकादमियाँ देखें जो बनी, 3 राष्ट्रीय अकादमियाँ, 56 उस समय साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी ने 2 राष्ट्रीय सेमिनार किए अपनी स्थापना की लगभग थोड़े ही अरसे बाद। एक था नृत्य पर और एक था रंगमंच पर। पहली बार देश के इतिहास में, और ये सिर्फ पहली बार, सारे क्षेत्रों से नृत्यकार और रंगमंच के विशेषज्ञ इन सेमिनारों में उपस्थित हुए। उनकी अगर आप सूची देखें तो गश खा के गिर जाएंगे। इतने बड़े बड़े लोग उस समय सौभाग्य से थे और वो सब इसमें आमंत्रित थे। संगीत नाटक अकादमी के अलावा, मतलब बाद में संगीत नाटक अकादमी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित किया, वो फिर स्वतंत्र हो गया। उसके बाद कथक केंद्र जो भारतीय क्या था संस्था जिसके अंतर्गत चल रहा था, उसको एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में संगीत नाटक अकादमी ने ले लिया वगैरह, वो अलग। साहित्य अकादमी ने एक ऐसा राष्ट्रीय मंच पैदा किया जिसमें धीरे धीरे, उस समय तो भाषाएं कम थी, धीरे धीरे 26 से अधिक भाषाएं के लेखक एकत्र होते। ये पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ था। और भारतीय, और उसमें संस्कृत भी थी। हाँ, संस्कृत भी थी उसमें। और उसमें संस्कृत को हर वर्ष पुरस्कार भी मिलता था, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची होती थी उसमें सब। क्योंकि आरोप लगाया जाता है कि बेचारी संस्कृत की उपेक्षा होती रही, बल्कि संस्कृत की तो अब उपेक्षा हो रही। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 वर्ष में संस्कृत के लिए क्या किया गया। संस्कृत में महान तत्व चिंतन है, संस्कृत में महान भाषा चिंतन है, संस्कृत में महान सौंदर्य चिंतन है। इसको एक तो विन्यस्त करने का और इसको व्यापक रूप से सुलभ कराने का कौन सा प्रयत्न किया है, किस संस्था ने किया है, किस सरकार ने किया है। तो ये तो कुछ भी कह देना अलग बात है। तो उस समय ऐसा कोई और राष्ट्रीय फोरम नहीं था। आप देखें कि संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रीयता संगठित की जा रही है, वो राष्ट्रीयता का संदर्भ क्या है। एक राष्ट्र के रूप में हम अभी 3 बरस पहले विभाजित हुए, धर्म के आधार पर अब 47 की बात कर रहे हैं। हाँ, विभाजन हुआ है। और
1950 में जब संविधान बन गया, तो संविधान क्या कह रहा है? संविधान ये मान के चल रहा है कि जो बचा हुआ भारत है उसको एकत्र रखने, उसको एकीकृत रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और वो कैसे रखी जाएगी? जो इस बहुलता को, बंधुता को, न्याय को, स्वतंत्रता को स्वीकार करके और उसके अनुसार आचरण करने से ही रखी जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से तो भारतीय संविधान अपने आप में भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही उजला और प्रासंगिक दस्तावेज है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर भारतीय राष्ट्रीयता कोई एक विचार है, तो उस राष्ट्रीयता को संगठित करने का सिद्धांत संविधान में मौजूद है। एक दूसरा, ये कब ज़रूरी हुआ और क्यों ज़रूरी हुआ, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। देश बिखर सकता था। अंग्रेज़ तो ये मान के चल रहा था, बल्कि लेख लिखे जा रहे थे कि ये तो 2-4 साल का मामला है, तितर बितर हो जाएगा। जैसे उन्होंने लोकतंत्र के बारे में भी कहा था कि लोकतंत्र एक गैर पढ़े लिखे गरीब देश में कैसे चलेगा वगैरह। ये सब बातें जो कही जा रही थी, उन सब बातों का प्रतिकार करने का एक तरह से जिम्मा उन लोगों ने लिया जिन्होंने संविधान बनाया और जिसकी छाया में आगे फिर काम शुरू हुआ। ये संस्थाएं भी अपने स्वभाव में और अपने आचरण में स्वायत्त बनी। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते थे साहित्य अकादमी के एक ज़माने में, पर उन्होंने खुद ये कहा था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहित्य अकादमी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वो उस समय इन संस्थाओं में अपनी स्वायत्तता की इतना गहरा एहसास था कि उनमें से कोई भी ये कहीं नहीं लिखता था कि वो भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। ये लिखना 80-90 से शुरू हुआ। अब तो हर अकादमी के कार्यक्रम में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय लिखा होता था। उस समय वो लिखना अपनी स्वायत्तता के सार्वजनिक अस्तित्व को खतरे में डालना होता था, तो ऐसा नहीं किया जाता था। एक बात। दूसरी बात कि लगभग पहले 25-30 वर्ष इन अकादमियों के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, लेकिन साहित्य अकादमी ने या संगीत नाटक अकादमी ने 20 सूत्री कार्यक्रम पर कोई आयोजन कभी नहीं किया, ना उनसे कभी कहा गया होगा। और आपातकाल में भी नहीं कहा गया। आपातकाल में भी नहीं कहा गया। और अगर कहा जाता तो मेरा निश्चय विश्वास है कि ये अकादमियाँ इनकार कर देती। ये संभव था। एक ज़माना मैं उस समय संयुक्त सचिव था भारत सरकार में संस्कृति में, और एक पुस्तक जिसको पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी का, एक पंजाबी की पुस्तक थी जिसमें इंदिरा गांधी की बड़ी सख्त आलोचना या निंदा की गई थी, और उसको लेकर हंगामा संसद में हुआ। और उस समय अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे। तो जब उस पर ब्रीफिंग हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप अपने को इससे अलग कर सकते हैं। आप ये कहिए कि ये तो साहित्य अकादमी है, स्वायत्त संस्थान है, उसके निर्णय में हमारी कोई भूमिका नहीं है, उसके निर्णय से हमारा सहमत होना भी ज़रूरी नहीं है। ये संभव था, ये कर पाना कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हस्तक्षेप नहीं होता था। मैं कुछ दिनों अकादमी का मैं काम देखता था, दूसरे संयुक्त सचिव गायब हो गए थे, तो उस समय भी किसी ने मुझसे कभी नहीं कहा
कि ऐसा करना है या ये करना है, ये देखिए। तो ये अपने को, ये क्योंकि आरंभिक जो लोग थे राजनेता, निराला को नेहरू जी चाहते हैं, शायद महादेवी के कहने पर, कि उनको पेंशन बांध दी जाए। तो प्रधानमंत्री नेहरू मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, एक लंबी चिट्ठी अपने हाथ से, जिसमें ये लिखा है कि उनको एक पेंशन बांध दी जाए। फिर दूसरी चिट्ठी लिखते हैं कि ये पेंशन उनको न दी जाए, महादेवी को दी जाए, ताकि वो उनको समय समय पर पैसे दे सकें, वरना ये ऑर्डर दानी है, एक जैसे मिलते साथ दूसरों को दे दें। अब एक देश का प्रधानमंत्री एक बड़े कवि की चिंता करता है और उसके लिए प्रबंध करता है, और ये तक ध्यान रखता है कि वो पैसा जो उसको मिले वो उसके उपयोग में आए, वो उसको गंवा न दे। तो ये बात थी। संस्थागत ढांचा जो बना, एक तो पहले राष्ट्रीय अकादमियाँ बनी, फिर उनके देखा देखी राज्यों में अकादमियाँ बनी। जी। राज्यों में स्वायत्तता का शायद उतना सम्मान नहीं था जितना कि दिल्ली में था, केंद्र में था। केंद्र में ज़्यादा इसका वो था। और एक दूसरा, उस समय जहाँ तक मुझे याद है, मीडिया इस बारे में बहुत सतर्क था, और कोई भी ऐसा अगर लगे कि कोई हस्तक्षेप हो रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी होती थी, जो कि अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई। खैर, लेकिन इसको स्वाभाविक माना जाता है। बात ये तो ठीक ही है। तो ये इसका, और ये नहीं है कि अकादमियों के कामकाज से भारत सरकार हमेशा संतुष्ट थी। तो मेरा ख्याल है कि 30-40 वर्षों के वक्फे में 3 बार विशेषज्ञ समितियां बनी जिन्होंने अकादमियों के कामकाज की समीक्षा की और कुछ सिफारिशें की। पहले कोई खन्ना साहब थे, उन्होंने की, दूसरे फिर कोई एक और थे, उन्होंने की, और जो आखिरी तो नहीं थी वो, तीसरी जो अक्सर साहब, और चौथी एक और हुई, इसमें अकादमियों के अलावा ये जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, इनको की गतिविधियों को भी लिया गया। वो उसमें अनंत मूर्ति की रिपोर्ट है, और फिर 5वीं एक और रिपोर्ट है जो मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। इन सब में देश के बड़े विशेषज्ञ शामिल होते थे, यानी ये कोई, उसमें गुलाम शेख भी थे और तरह तरह के लोग थे जो इन सब कमेटियों में शामिल थे। तो ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल आंख मूंद कर। और अगर आप पहले 30-40 वर्ष देखें तो ये जो संस्थागत ढांचा बना था, ये बाद में क्षरित हुआ और बहुत अब तो वो अप्रासंगिकता के करार पर पहुंच गया है, कम हो ही गया है करीब करीब। अब किसको पता है कि क्या होता है। लेकिन मैं खुद ललित कला अकादमी का 4 वर्ष अध्यक्ष था। अगर संस्कृति सचिव को मुझसे कोई बात करनी होती थी, वो मेरे दफ्तर आते थे। मैं कभी शास्त्री भवन नहीं गया, न तो किसी मंत्री से मिलने गया, न मैंने किसी मंत्री को कभी आमंत्रित किया। और अगर करना ही हो, मान लीजिए हम कलकत्ते में कुछ कर रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री से उसका, या गोवा में कुछ कर रहे हैं, तो मेरी आज़ादी थी, मुझे न किसी से पूछना था न पूछना था। और अगर मैं ना भी बुलाऊं तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस पर निर्भर करता है कि कौन से लोग हैं और उनकी क्या हैसियत है। अब इस समय आप अकादमियों के अध्यक्षों के नाम बता दीजिए, किसी को पता ही नहीं।
ललित कला अकादमी ने 1970 या उससे भी पहले शायद एक नई पहल की और एक त्रिनाल शुरू किया, यानी त्रैवार्षिकी कला की। उस समय 3 देशों में ये पहल हुई थी, एक क्यूबा में, एक हिंदुस्तान में और एक ब्राज़ील में। तीनों तरह तरह के औपनिवेशिक उससे मुक्त होने वाले देश थे। और उस समय त्रिनाल 2 या 3 साल तक, 9-10 साल तक, क्योंकि एक बार होता था, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और उसने एक नया उद्वेलन भारतीय कला जगत में पैदा किया। आप देखें कि 1947 में जब देश आज़ाद होने को और बांटे जाने को लगभग तैयार है, तब 2 मुसलमानों, 1 ईसाई, 2 सवर्ण हिंदुओं और 1 दलित ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। हुसैन रज़ा, सूजा, बाकरे, गारे और आरा। तब इतना सांप्रदायिक, तो ये राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता का जो विधेयात्मक अर्थ होगा, उस अर्थ में ये राष्ट्रीय प्रयत्न थे। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप तो एक अद्भुत ग्रुप है जिसने इतने सारे मूर्धन्य पैदा किए। कोई और ग्रुप उसके मुकाबले बैठता ही नहीं, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो अगर आप ये सब देखें तो 3-4 तरह की, 5 तरह की समस्याएं हो रही थी। एक समस्या, कैसे इस सांस्कृतिक रूप से बहुल लेकिन बिखरे हुए परिदृश्य को विन्यस्त किया जाए, एक। दूसरा, कैसे इस बहुलता को सुनिश्चित किया जाए कि उसके लिए अभिव्यक्ति के और समर्थन के मंच और अवसर बने रहें। तीसरा, कि परंपरा और आधुनिकता दोनों की जो चुनौतियां हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे संवाद किया जाए। चौथा, नवाचार के लिए कैसे जगह और अवसर हो। और पांचवा, कि क्या इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द एक तरह का आलोचनात्मक वैचारिक कॉर्पस बन सकता है। ये सारे प्रयत्न अपनी परंपरा को, भाई हम सिर्फ हमारी परंपरा थोड़ी, हमारी 200-250-400 साल की आधुनिकता की परंपरा भी तो है, वो भी तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। और उसमें जो बेमेलपन है या जो तनाव है, उसको भी तो हमको संबोधित करना है। ये सब किया गया। और इसके करने का अंततः आशय क्या था? आशय था भारतीय संस्कृति की निरंतरता को, उसकी बहुलता को, उसकी गतिशीलता को, इन सब को प्रोत्साहित भी किया जाए, पोषित भी किया जाए और नई चुनौतियों के लिए तैयार भी किया जाए। तो अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपने एक सांस्थानिक इतिहास का वर्णन किया, लेकिन अगर हम बातचीत की शुरुआत जहाँ से हमने की थी वहाँ लौटें कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना या चिंता या वो फिक्र कि भारतीय संस्कृति जैसी कोई एक चीज़ है कि नहीं,
तो उसके तत्व क्या क्या होंगे? आपने बताया कि शास्त्रीय संगीत उसका एक बड़ा हिस्सा है, या नृत्य, आपने कहा ठोस अभिव्यक्तियाँ, अगर सिर्फ उनको हम ध्यान में रखें, क्योंकि संस्कृति की तो परिभाषा बहुत व्यापक हो सकती है, उसको हम छोड़ दें, लेकिन अगर इनको ध्यान में रखें तो यह सारा कुछ जो भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त करता है, नृत्य हो या फिर संगीत हो, दूसरी कलाएं हों, तो इनको लेकर एक प्रयास, आपने इप्टा का नाम लिया। अगर हम इप्टा के उन बड़े कलाकारों को याद करें, वो चाहे संगीतकार हों या नाटककार हों, तो उनकी अधिक रुचि इस बात में थी कि लोक रूप क्या हैं कलाओं के। यानी संगीतकारों के भी जितने प्रयोग थे, वो सारे प्रयोग लोक संगीत को लेकर थे। आप उसके बारे में कुछ बताइए कि वह क्या था। यानी भारतीयता को अगर आप आयत्त कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और फिर उसे उसके साथ कुछ प्रयोग कर रहे हैं, तो वह किस प्रकार हो रहा था? एक तो अगर आप भारतीय परंपरा देखें, चाहे विचार में देखें, चाहे दर्शन में देखें, चाहे कला रूपों में देखें, गांधी जी ने तो अपनी आत्मकथा को कहा था सत्य के साथ में प्रयोग। हम इस पूरी परंपरा में ये सब के सब प्रयोगशील रहे। प्रयोगशील होने का मतलब है एक, खुलापन, दो, परमता से अपसरण कि यही परम सत्य है, दो, तीन, नवाचार की संभावना। तो चाहे दर्शन के स्तर पर देख लीजिए, भारतीय दर्शन कोई एक दर्शन थोड़ी है जिसमें आप कहें वो बराबर बदलता रहा है, गतिशील रहा है, उसको चुनौतियां दी गई हैं और क्या क्या नहीं किया गया है। बल्कि 10वीं सदी में दरभंगा में एक नव्य न्यायिक पैदा होते हैं, उदयनाचार्य, जो 10वीं सदी में, और वो कहते हैं अपने को अलग करने के लिए शैवागम शैव न्याय से, कश्मीरी शैव न्याय से, कि ते प्राचीना वयम आधुनिका, हम आधुनिक हैं, वो प्राचीन है। और आधुनिक शब्द का ठीक उसी अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हम आजकल करते हैं। तो एक बात। दूसरा, किसी भी परंपरा, चाहे आप चित्र कला की परंपरा लें, विचार की परंपरा लें, संगीत की परंपरा लें, रंगमंच की परंपरा लें, नृत्य की परंपरा, ये इनकी एक निरंतरता भी है, पर उतनी ही शक्तिशाली प्रयोगशीलता भी। जैसे दर्शन में कुछ विचार लगभग अपौरुषेय माने जाते हैं, लेकिन उनके बरक्स प्रश्नवाचकता भी, और वो वेद से है, इसलिए कोई। तो आखिर जो सांस्कृतिक चिंता जिसको हम कह रहे हैं, वो काहे की चिंता, क्या बचाने की चिंता। हर संस्कृति के कुछ अनुष्ठान परक रूप भी होते हैं। मसलन उसमें अगर कोई धर्म है तो उनकी भी अनुष्ठान है, मेला है, उपवास है, ये है, जीवन पद्धतियाँ हैं, ये सब अनुष्ठान हैं, वे अपनी जगह ठीक हैं, पर ये कोई संस्कृति के मूल उपकरण नहीं। कुंभ मेले में अगर 5 करोड़ लोग एक दिन स्नान करते हैं तो ये एक लोमहर्षक घटना है, जो मनुष्य के इतिहास में शायद पहले कभी न घटी हो, कि एक नदी में उसकी पवित्रता के आकर्षण में 5 करोड़ लोग स्नान करें। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उससे किसी को मोक्ष नहीं मिलता। तो ये जो अनुष्ठान परखता है, मैं ये कहूँगा कि पिछले 10 वर्षों की सांस्कृतिक समझ, या जो भी लोकप्रिय सांस्कृतिक समझ जो बनाई गई है, वो बनाई गई है इस अनुष्ठान परखता को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की। यानी उसका जो बहुत ही अभद्र रूप है कि अगर आप जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आप
भारतीय नहीं है, ये उसका सबसे असंस्कारी और अभद्र रूप है। और दूसरी तरफ ये तरह तरह के जो सारी संस्कृति को तमाशों में बदल देना, महाआरतियाँ करना, महाआरती करना और ये करना वो करना, ये सब, इन सब में किसी मूल्य का कोई बोध नहीं है। क्यों कोई नहीं बताता? आज तक मुझे इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि कोई मुझे, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये सब जो संस्कृति के नए संरक्षक पैदा हुए, इनमें से कोई मुझे क्यों नहीं बताता कि हमारी सभ्यता के संस्थापक ग्रंथों में क्या कहा गया है? उसका संदर्भ क्यों नहीं देते? महाभारत का दीजिए, रामायण का वो संदर्भ न दीजिए। रामायण के बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं, उसमें कुशल प्रश्न है। बल्कि हमारी तो सारी परंपरा प्रश्नों की परंपरा है। वेद से प्रश्न शुरू होते हैं, उपनिषद तो प्रश्नोत्तर ही है। महाभारत में यक्ष प्रश्न है और कौन से प्रश्न हैं। रामायण में कुशल प्रश्न है और बाद के जो भक्ति काव्य में प्रश्न ही प्रश्न है। तो प्रश्नों से, सहमति से, संवाद से विरत होकर कोई भारतीय संस्कृति संभव ही नहीं है। एक, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व रहे हैं जो निंदनीय हैं, जो त्याज्य हैं। मसलन जाति प्रथा, मसलन ये कि करोड़ों लोगों को आप अछूत घोषित कर दें, इत्यादि इत्यादि। पर ये सब उसके मूल चिंतन को प्रभावित नहीं करते। मूल चिंतन इस सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है। अगर आप कह रहे हैं कि संसार भर, वेद में कहा है ना कि संसार भर से श्रेष्ठ विचारों को आने दो। वेद ही तो कह रहा है ना कि उपनिषद का एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, कि सत्य एक है। तो फिर जो आपसे नहीं सहमत है उसके पास भी तो सत्य है, वो अलग ढंग से उसको कह रहा है। हम इस तरह से, ये मान्यता थी। भारतीय संस्कृति की गरिमा, उसकी महिमा अपार है, ये सही है। लेकिन उसकी दुर्व्याख्या और उस दुर्व्याख्या को लेकर राजनैतिक लाभ उठाने की जो मुहिम चली हुई है, वो विस्मृति पर आधारित है। आपने ये पहले पूछा था कि हमारी स्मृति क्या है। वो स्मृति जो तरह तरह के, अब मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ। तुलसीदास की आज तक बड़ी एक विचित्र सी लोकप्रियता हुई है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कहा है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, और देखत तब रचना विचित्र, तुम्हारी जो रचना है इतनी विचित्र है कि मन ही मन रहिए। और फिर वो कहता है कि शून्य भीति पर चित्र उकेरे बिनु रंग, बिन रंग बिन तनु हेरे, या जो भी, कि बिना शरीर के और बिना रंग के तुमने शून्य की भीति पर चित्र रचा है। ये तुलसीदास कह रहे हैं। और फिर तुलसीदास आगे क्या कहते हैं संसार के बारे में। कोई कहता है कि ये संसार सच है, कोई कहता है झूठ है, कोई कहता है दोनों का मिला जुला रूप है। जब तक आप इन तीनों भ्रमों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप अपनी पहचान नहीं कर सकते। और उनका वो प्रसिद्ध पद है कि मांग के रहिबो मसीत में सोइबो, लेने को एक न देने को दो। तुलसीदास है। तुलसीदास कह रहे हैं जब राम अयोध्या में सिंहासनारूढ़ हो गए हैं, राम संबोधित करते हैं नागरिकों को और कहते हैं कि मेरे भाइयों, अगर मुझसे कभी कोई अनीति हो जाए तो मुझे बिना भय के बरजना। ये राम है जो आज ये है कि आप
असहमत हैं तो आप लगभग अपराधी हैं। ये भारतीय संस्कृति है। कहाँ कहाँ की भारतीय संस्कृति है? इसका एक उदाहरण तो दें। स्वयं राम को उत्तर रामचरित में अपने ऊपर संदेह होता है। जब उनका हाथ कांपता है सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ने के बाद, तो वो कहते हैं अपने हाथ से कि तू अब क्यों कांप रहा है? निरपराध शंबूक का अपराध करते हुए जब तू नहीं कांपा। तो ये परंपरा है। हमारा कोई भी देवता, अगर आप इसी पर आ जाएं, हिंदू कोई भी हिंदू देवता दोष मुक्त नहीं है। और हर देवता, प्रायः हर देवता दंड पाता है। राम अंततः क्या करते हैं? जल समाधि लेते हैं ना सरयू में, वो आत्महत्या का रूप नहीं है, सिवाय इसके कि वो राम अपने को जल में चले जाते हैं। राम की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। राम का स्वाभाविक जन्म तो है, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, उसी कथानक के हिसाब से। और अलग बात है। तो किसी संस्थापक ग्रंथ से कौन सी भारतीय संस्कृति निकलती है? ये जो भारतीय संस्कृति का रूप प्रचलित हुआ है, ये शुद्ध रूप से अनुष्ठान परक है, एक छद्म धार्मिकता और एक झूठे अध्यात्म पर आधारित है। हमारी संस्कृति में तो कोई भी प्रश्नातीत नहीं है, ईश्वर तक नहीं है। आखिर नास्ति सूक्त में यही तो कह रहा है ऋषि, जब वो कहता है कि जब ना अंधेरा था, ना उजाला था, ना उपस्थिति थी, ना अनुपस्थिति थी, तब क्या था? तो कहता हो सकता है जिस विधाता ने इस सृष्टि की रचना की है उसको पता हो। फिर कहता हो सकता है उसको ही पता ना हो। तो ये तो धर्मद्रोह है, एक तरह का द्रोह है। सूरदास ऊधो मन न भय 10-20, एक होता सो गयो श्याम संग को अवराधईस। गोपी कह रही है, गोपियां कह रही हैं कि हमारे 10-20 मन नहीं हुए, एक था चला गया, सो कृष्ण का चला गया। अब ईश्वर की आराधना कौन सा मन करे? धर्मद्रोह आप चाहें तो ये इस कदर सांस्कृतिक रूप से, हम सांस्कृतिक रूप से एक निरक्षर युग में प्रवेश कर चुके। और चूंकि स्मृति से, सच्ची स्मृति आपको संदेहग्रस्त करेगी, संशयग्रस्त करेगी, प्रश्नवाचक करेगी, इसलिए उसको एक विस्मृति से बदलने की कोशिश है। हो सकता है कि इतिहास की व्याख्याएं कुछ दूसरी हों, तो हर व्याख्या के लिए स्थान है। कभी कोई स्थिर इतिहास तो हुआ नहीं, तो हमारी कल्पना। हाँ, तो और हम खुद वर्तमान और भविष्य को जैसे देखना चाहते हैं, इतिहास को वैसे कल्पित करते हैं। जी। अब मैं अगर स्वयं आपके सांस्कृतिक संगठनकर्ता के सक्रिय रूप को देखना चाहूँ और फिर इस भारतीयता के प्रश्न पर ही लौटूं, क्योंकि उसी को हम देख रहे हैं। तो आपने स्वयं जब संस्थाएं बनाना शुरू की और जिन लोगों को अपने साथ लिया, उन्होंने जो काम किया, जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं और मध्य प्रदेश की अकादमियों की बात करूं, मसलन संस्कृत को ही ले लें तो उज्जैन में जो आप कर रहे थे कालिदास एकेडमी, और कालिदास एकेडमी में आप बाद में कमलेश दत्त त्रिपाठी को लाए, जो संस्कृत के भारत के सबसे बड़े आचार्यों में से एक थे। और या फिर भारत भवन जब आपने बनाया, तो भारत भवन में भारत है, लेकिन भारत भवन के जो अलग अलग उपक्रम थे, वो रंगमंच का हो या कलाओं का हो, वो रूपंकर कलाओं का हो या बाकी हो, उनमें शामिल लोग बाबा कारंत या हबीब तनवीर या फिर स्वामीनाथन, ये तमाम लोग क्या कर रहे थे और
अगर मैं सिर्फ भारत भवन के काल को ले लूं तो उसमें भारतीयता का कौन सा रूप उभर रहा था? देखिए, भारतीय संस्कृति की जो कुछ संकट हुए हैं, उनमें से एक है कि आधुनिकता के पहले, यानी जो पश्चिम प्रेरित आधुनिकता के हस्तक्षेप के पहले साहित्य और कलाएं भारतीय परंपरा में अंतर्निर्भर थीं, वो सहचर थीं। 19वीं सदी तक कविता में, रंगमंच में, नृत्य में, संगीत में, चित्रकला में वही कथा अभिप्राय हैं, वही आख्यान हैं, वही बिंबमालाएं हैं, वही कुल मिलाकर एक साझेदारी है। आधुनिकता ने इसको नष्ट किया, और आधुनिकता ने क्या किया, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य तो शास्त्रीय हो गए, और बाकी रंगमंच, साहित्य और रूपंकर कलाएं ये आधुनिक हो गई। तो ये जो आधुनिक और शास्त्रीय के बीच एक फांक पैदा हो गई, हमने जब अपना काम शुरू किया तो मैं इस फांक को जहाँ तक मुमकिन हो संस्थागत रूप से ही दूर करना चाहता था। एक जिसका अर्थ था कि मैं साहित्य और कलाओं को फिर एक दूसरे से संवादरत करना चाहता था। एक दूसरा, वो ज़माना ऐसा भी था जिसमें आधुनिकता का कुछ इस कदर जोर बढ़ रहा था कि लगता था जैसे परंपरा थोड़ी पिछड़ रही। तो ये जो दूरी थी, आधुनिकता और परंपरा में संवाद का जो अभाव सा लगने लगा था, उसको मैं पुनर्स्थापित करना चाहता था। तीसरा, मुझे ये लगता था कि हमने इन सब पर, यानी जो हमारा वैचारिक परिसर है, विशेषकर हिंदी जगत में, वो या तो अकादमिक स्तर पर जैसा था वैसा था, और दूसरी तरफ एक वामपंथी जो उग्रता थी, और जिसमें एक तरह का ध्रुवीकरण जैसा हो रहा था, और जो मुझे लगता था कि अंततः बहुलता के विरुद्ध जा रहा है, और तथाकथित सामाजिकता का एक बहुत बड़ा बोलबाला था, और निजता के लिए बहुत कम जगह बच रही थी। तो ये सब मेरी चिंताएं थीं जब मैंने ये काम शुरू किया। एक चौथी चिंता ये थी कि ऐसा मॉडल कैसे बने जिसमें साधन तो राज्य दे लेकिन हस्तक्षेप न करे, कोई वैचारिक या विचारधारात्मक या प्रशासनिक भी हस्तक्षेप न करे। तो वो मॉडल तो यूँ बना कि मुझसे कहा गया कि आप चाहते हैं कि राज्य को संस्कृति क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, तो आप ही करिए और आप ही तय करिए कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है, दुर्लभ है, लेकिन वो मुझे मिल गया। तो मैं ही वो था जिसके थ्रू, यानी जिसके माध्यम से अगर राज्य चाहता तो हस्तक्षेप करता, लेकिन किया नहीं उसने। तो मैंने वहीं रोक देता था कि नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो जब भारत भवन बना, उसके पहले कला परिषद के अंतर्गत हम बहुत आयोजन किए थे, और एक वार्षिक उत्सव ही करते थे, जो संभवतः उससे पहले, जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारत में कहीं भी सारी कलाओं और साहित्य का कोई मिला जुला उत्सव नहीं होता था जो हमने शुरू किया। मतलब जिसमें आधुनिक चित्रकला, आधुनिक हिंदी कविता, रंगमंच, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, बैले वगैरह वगैरह, ये सब। तो हफ्ते भर
2-3 हज़ार लोग इन सब से रूबरू होते थे। और धीरे धीरे मैंने पाया कि एक साझी रसिकता जो कि हमारी परंपरा का हिस्सा थी वो अभी भी संभव है। वहीं जो लोग मसलन सद्योद्वेग का नाटक देखने आ रहे हैं वो ही लोग कुमार गंधर्व को सुनने आ रहे हैं या मल्लिकार्जुन मंसूर को सुनने आ रहे हैं, वो ही लोग विजय नारायण शाही और शमशेर बहादुर सिंह की कविता भी सुनने आ रहे हैं, और वही लोग अकबर पदमसी या स्वामीनाथन या हुसैन के चित्रों की प्रदर्शनी देखने भी आ रहे हैं। तो ये प्रयोग उस अर्थ में सफल था। जब भारत भवन बना तो जो सप्ताह भर का आयोजन वर्ष में एक बार होता था उसको हमने स्थायी कर दिया। वो एकमात्र उस समय, और अभी भी प्रायः अभी भी बावजूद उसकी दुर्वस्था के अभी भी वो एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ये सब कलाएं एक साथ हैं। एक बात। दूसरा उसमें जो समस्या थी वो समस्या थी कि लोक और शास्त्र के बीच न सिर्फ दूरी थी बल्कि शास्त्र तो इतना हावी हो चुका था कि वो लोक को जगह देने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से ऐसे लोग वहाँ हुए, जैसे रंगमंच में हबीब तनवीर और बवाकारन, संगीत में कुमार गंधर्व, चित्रकला में स्वामीनाथन। तो इनका हमारे साथ होना एक संयोग भर नहीं था। इसके पीछे हमारी जो दृष्टि थी वो ये थी कि हमको लोक को उसका उचित स्थान, आदर और अवसर देना चाहिए। तो वो अवसर दो तरह से हमने दिया। मतलब भारत भवन ही नहीं, हमने बहुत संस्थाएं बनाई थी। पहली बार एक राज्य ने आदिवासी लोक कला परिषद बनाई। उस समय तक देश में कहीं भी ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो सिर्फ आदिवासी लोक कलाओं को पर केंद्रित हो, हमने बनाई। फिर दूसरी तरफ दिल्ली में तो क्राफ्ट्स म्यूज़ियम अलग है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अलग है। हमने, यानी स्वामीनाथन ने, हमने का मतलब स्वामीनाथन ने एक पहल ये की कि हम आदिवासी लोक कलाकृतियों को भी इस संग्रहालय में शामिल करेंगे। तो रूपंकर में दोनों है। अब ये जो सब बातें हमने की, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा के पुनराविष्कार के रूप हैं। आप उसकी सफलता विफलता वो अलग है, लेकिन प्रयत्न तो यही था, क्योंकि यही हमारी भारतीय परंपरा थी जिसको हम गंवा बैठे थे औपनिवेशिक काल में। उसको पुनरायत्त करने की कोशिश की मसलन, और ये हर स्तर पर थी। कारंत जी ने जो अपना रंगमंडल बनाया उसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षित लोगों को तो शामिल किया ही, लेकिन बहुत सारे छत्तीसगढ़ और अन्यत्र घूम घूम कर उन्होंने लोक कलाकार जो बहुत अच्छे कलाकार थे लेकिन प्रशिक्षित नहीं थे, तो पहली बार एक ऐसा रंगमंडल बना जिसमें दोनों लोग थे, यानी शहराती लोग और लोग ग्रामीण या कस्बा। यही नहीं, उन्होंने बोलियों में हबीब तनवीर का जो काम था वो अंततः छत्तीसगढ़ी तक ही सीमित था। कारंत जी ने वहाँ मालवी में मसलन शूद्रक, बुंदेलखंडी में ब्रेख्त, छत्तीसगढ़ी में बेकेट, मालवी में शूद्रक, ये सब
जो इन बोलियों में सबसे पहले पूरे आधुनिक नाटक हैं। इससे पहले कभी नहीं हुए, कहीं नहीं हुए। तो ये जो जिसको आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो संस्कृति का उत्थान समझ और कल्पनाशीलता से, साहसिकता और विनय से और अनुष्ठानों से के आगे जाकर उनकी दृष्टियों को समझने और उन शैलियों की अनिवार्यता को आंक कर ही आप कर सकते हैं। सिर्फ संस्कृति का, जैसे राम राम करने से आप राम भक्त नहीं हो जाते, वैसे आप भारतीय संस्कृति कहने से भारतीय संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं उन सबसे पूछना चाहिए। बताइए तो प्रधानमंत्री ही नहीं बता सकते, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व का उनसे क्या लेना देना। तो ये जो भ्रम और पढ़ा लिखा मध्य वर्ग हिंदी का और पूरे देश का, पर चूँकि हिंदी का सबसे बड़ा है इसलिए हिंदी का, ये सांस्कृतिक रूप से शुरू से ही निरक्षर रहा है। उसमें अपवाद होंगे, हम सब भी तो आखिर उसी मध्य वर्ग की सदस्य हैं, अपवाद होंगे, लेकिन आम तौर पर। और अब धीरे धीरे इस कदर बढ़ गया है कि जो अध्यापक इत्यादि हैं वो भी सांस्कृतिक दृष्टि से उतने ही निरक्षर होते जाते हैं। वो अपने अनुशासन की जो एक सहज सांस्कृतिक समझ है उससे भी विरत हो चुके। तो यानी पिछले 10 वर्षों को, और हम अपनी बातचीत लगभग ख़त्म कर रहे हैं, जब आप देखते हैं और आप अपने समय को देखते हैं जो प्रयोग की उत्तेजना का समय था, क्योंकि उस समय जो बहसें हो रही थी उन बहसों को भी देख लें। और मैं यह भी याद कर रहा था जब आप बोल रहे थे कि आपने तो शास्त्रार्थ भी आयोजित किए थे। हाँ, तो अब मैं उसका उल्लेख कर ही दूँ। कालिदास अकादमी की पूरी परिकल्पना मैंने बनाई। अब ये अलग बात है कि वहाँ एक पुराने पंडित थे सूर्य नारायण व्यास, वो चाहते थे कि कालिदास के नाम पर, और उनका कालिदास प्रेम असंदिग्ध था और विख्यात भी था। पर उस कालिदास अकादमी में होगा क्या? मतलब आप कोई एक संस्था तो बना लेंगे, लेकिन उसमें करेंगे क्या? तो उस समय मैं सौभाग्य से ऐसा कर सकता था। तो मैंने पहले तो कालिदास समारोह का ही पुनराविष्कार किया। उसमें होता क्या था कि संस्कृत के नाटक होते थे, जो करते वो लोग थे जो संस्कृत विभाग के छात्र और अध्यापक होते थे। और वो बेचारों को न तो अभिनय का कुछ पता था, न रंगमंच का कुछ पता था, और वो एक छिछले यथार्थवादी ढंग से नाटक पेश करते थे, बहुत ही खराब होते थे। उनमें से किसी को ये पता भी नहीं था कि संस्कृत नाट्य परंपरा के अनेक तत्व भारतीय लोक शैलियों में फैले हुए हैं, बचे हुए हैं और अपने पुनराविष्कृत रूप में सक्रिय हैं। मुझे ये जो कि पता था, मैंने कावलन नारायण पणिक्कर का रंगाभ्यास देखा था त्रिवेंद्रम में। मैंने ही उनसे कहा कि आपको संस्कृत में करना चाहिए, वो तो उस समय तक सिर्फ मलयालम में करते थे। मेरे उकसाने पर, और हमने उसके लिए फंड दिए, उन्होंने पहली बार मध्यम व्यायोग संस्कृत में किया, और वो इतना मकबूल हुआ, किया था कालिदास समारोह के लिए कि यहाँ राष्ट्रीय नाट्य समारोह होता था, राजेंद्र नाथ करते थे, उसमें वो सबसे, और उससे उनको एक तरह की उनकी भारतीय कीर्ति बनी। तो जो दूसरी मसलन कुडियाट्टम मलयालम में, यक्षगान कन्नड़ में, ऐसे वहाँ अंकिया नाट,
ये रूप तो पता थे, लेकिन इन रूपों का संस्कृत नाट्य परंपरा से क्या संबंध है ये पता कम था। और ये कि उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है। मसलन एक प्रयोग किया, विक्रमोर्वशीय का जो चौथा अध्याय है वो बिल्कुल ही वो है, उसमें विलाप कर रहा है पुरुष, कुछ उसमें तथाकथित रंग क्रिया है ही नहीं, तो अब वो कैसे हो। तो हमने 3 लोगों से आग्रह किया कि आप ये चौथा अंक विक्रमोर्वशीय का करिए। एक रतन थियम, एक ये प्रेमलता शर्मा और कमलेश दत्त त्रिपाठी, और एक और थे, मैं भूल गया उनका कौन था, कावलम नारायण पणिक्कर। 3 लोगों ने संस्कृत में ही किया, कालिदास अकादमी में हुआ, और वो तो अद्भुत था कि एक ही अंक है और उसको 3 अलग अलग ढंग से कैसे किया जा सकता है। तो ये जो भ्रम है कि संस्कृत का कोई एक निर्धारित नाट्य रूप है, नाट्य शैली है, वही हो सकती है, वही ध्वस्त हो गई। क्योंकि वहाँ मणिपुर से कोई कर रहा था, वहाँ केरल से कोई कर रहा था, और इधर बनारस से कोई कर रहा था। हमने 2 शास्त्रार्थ आयोजित किए, वो तो रोमहर्षक थे। संस्कृत के तथा पंडित जो बड़े खासी पंडित थे, दक्षिण के और पूरब के और बनारस के, कहाँ कहाँ, दरभंगा, ये वो सबको बुलाया और आधुनिकों को भी बुलाया। पहली बार एक बर्ट्रैंड रसल की किसी की एक कोई उक्ति थी, उसको रखा गया। दूसरी बार कोई और विषय था। और एक बद्रीनाथ शुक्ल करके संस्कृत के बड़े अध्येता थे, विद्वान थे काशी के, वो अध्यक्षता करते थे। उनकी विशेषज्ञता ये थी कि वो जो संस्कृत में जब शास्त्रार्थ होता था तो वो एक दूसरे पे खौखिया के दौड़ते थे। मतलब पंडित लोग जो थे वो शास्त्रार्थ बाकायदा करते थे और बहुत जगाड़ते थे। उसके अंत में वो आधुनिकों के लिए उसका एक सार संक्षेप प्रस्तुत कर, हिंदी में प्रस्तुत कर या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर देते थे। और जब आधुनिक लोग उसी विषय पर बहस करते थे तो उसका सार संक्षेप संस्कृत में पेश किया के लिए पेश कर देते थे, और अगले दिन दोनों आगे उस पर बहस कर देते थे। तो ये सब प्रयोग। और मैं पहले आद्य रंगाचार्य को लाया था, 1 वर्ष वो वहाँ थे, उन्होंने नाट्यशास्त्र पर काम किया था। हमने नाट्यशास्त्र पर एक उसका नया संपादित संस्करण बनाने का एक प्रोजेक्ट बनाया, और उसके लिए फोर्ड फाउंडेशन ग्रांट में। बाद में हमने कमलेश दत्त त्रिपाठी जब आ गए थे कि पूर्व रंग, अब पूर्व रंग सब जानते हैं कैसा होता है नेपथ्य में, लेकिन पूर्व रंग कहाँ कहाँ किस किस लोक परंपरा में या कहाँ भी कैसे जीवित है, और क्या कहा जाता है, उसका कोई नाम है क्या, वगैरह वगैरह, ये सब उसमें आना चाहिए। प्रोजेक्ट थोड़ा चला, फिर बंद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृति दरअसल करने का नाम है। एक संस्कृति सोचने का नाम है। हाँ। संस्कृति सवाल करने का नाम है। संस्कृति बने बनाए उत्तरों को दराज में रख के बंद करने का नाम है। और संस्कृति अभय का नाम है। यानी वो संस्कृति जो आपको भयातुर करे किसी भी ढंग से, वो संस्कृति क्या हुई? हमारी संस्कृति। और मैं फिर कहूँगा कि संस्कृत भाषा का एक बहुत बड़ा गौरव ये रहा है कि वो उसकी निर्भयता की परंपरा भी बहुत लंबी है। वो सिर्फ चरण स्पर्शी परंपरा नहीं है, जो कि वो उसका एक प्रकार ज़रूर वो है, लेकिन संस्कृत मनुष्य को निर्भय करने की भाषा है, क्योंकि वो ये आत्मविश्वास पैदा करती है कि आप इस भाषा में सब कुछ कर सकते हैं। आखिर जितना चिंतन
जितना दर्शन, जितना काव्य, जितना क्या नहीं हुआ उसमें। तो फिर इस पूरी संस्कृति की चिंता की जिम्मेदारी ये है कि हम स्वयं उसके साथ प्रयोग करें और एक तो हम इस बात से वाकिफ हों कि वो परंपरा है है क्या। ये टीका लगाना और इसमें रंगीन धागे के अलावा क्या कहते हैं बांध लेना, ये आपका संस्कार नहीं हो सकता। संस्कार, वही संस्कार शब्द संस्कृति से मिलता जुलता है। संस्कार तो वही होगा जो आपको मनुष्य के रूप में अधिक सभ्य, अधिक भद्र, अधिक समावेशी, अधिक ग्रहणशील, अधिक धैर्यवान, अधिक सक्रिय, अधिक सृजनशील, अधिक कल्पनाशील। जाहिर है कि ये बड़े बड़ी चीज़ सबके लिए तो हो नहीं सकता, ये सही है, लेकिन संस्कार तो वही होगा। बिल्कुल। तो आखिर में करना चाहूँगा, जो एक तरह से आपके भी प्रिय और बहुत लोगों के प्रिय हैं, जवाहरलाल नेहरू, जो हमेशा कहते थे कि संस्कृति दरअसल बारीकी का नाम है और संस्कृति कुछ आहिस्ता होने का नाम भी है, वह बहुत मुखर और बहुत प्रगल्भ होने का नाम नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और आप सारे लोगों का, और आप हमें बतलाएं कि यह बातचीत आपको कैसी लगी, जिससे आगे हमें और सुधार करने का मौका मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।